नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर शिवानी पांडे आज जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी आकाशदीप पर चर्चा करूंगी। यह कहानी मणिभद्र नामक समुद्री व्यापारी के पोत पर आरंभ हो रही है। पोत मतलब बड़ा समुद्री जहाज। इस जहाज से एक छोटी सी नाव जो है वो रस्सियों द्वारा बंधी हुई है। रस्सी मतलब रज्जू से बंधी हुई है। इस नाव पर दो व्यक्तियों को बंदी बनाया गया है। एक है चंपा और दूसरा का नाम है बुधगुप्त। आज उनमें से एक बंदी के जो बंधन हैं वो शिथिल हैं। इस अवसर को वह लाभ में परिवर्तित करना चाहती है, इसीलिए जैसे ही रात्रि होती है उसे आभास होता है कि आंधी आने वाली है। तब वह अपने बगल में जो बंदी बना है उस व्यक्ति से वार्तालाप करती है। कहानी का आरंभ इसी वार्तालाप से हो रहा है। आइए देखते हैं कहानी को। बंदी: क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगीं। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक में उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? हाँ, स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। आपने देखा बच्चों, यहाँ पे इन दोनों ही बंदियों का आपस में परिचय हो रहा है। अब आगे जयशंकर प्रसाद समुद्र में आंधी के दृश्य को बहुत ही काव्यात्मक शैली में वर्णित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कविता कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराते हुए सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी! आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जु के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुईं, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिला कर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। आपने देखा बच्चों कि दोनों ही बंदी रात्रि के अंधकार में स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन इसकी सूचना नाव पर उपस्थित प्रहरी और नायक को नहीं मिल पाती, क्योंकि वह आंधी के समय अपने नाव को बचाने का प्रयत्न ही करते रहते हैं। जैसे ही सुबह होती है उसका वर्णन देखिए। अनंत जलराशि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहरी किरणें और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हैं। नायक ने कहा, बुधगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया?
कृपाण दिखाकर बुधगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोत्याध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम जलदस्यु बुधगुप्त? कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वही स्वामी होगा। इतना कहकर बुधगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले। बड़ी निपुणता से बुधगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुधगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कट में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुधगुप्त का विजय कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुधगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूं, वरुण देव की शपथ। वरुण देव मतलब समुद्र के देवता। मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुधगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुधगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुधगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणकों का वहाँ प्राधान्य है। सिंघल बच्चों, यहाँ पे सिंघल लंका देश को व्यक्त किया गया है। पहले लंका को सिंघल कहा जाता था। कितने दिनों में हम वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव ना होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुधगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। सावधान न रहने से नाव के टकराने का भय है। बच्चों, आगे जो वार्तालाप जयशंकर प्रसाद ने वर्णित किया है, उसमें चंपा के अतीत पर प्रकाश डाला गया है। आइए देखते हैं। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। बच्चों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। चंपा अपना अतीत बताते हुए कहती है कि वह चंपा नगरी की निवासिनी है। आज के समय में बिहार के भागलपुर जो जिला है, उसे हम गुप्त काल में चंपा नगरी के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे प्रसाद जी ने जो इस कहानी का वातावरण या देश काल है, वह गुप्तकालीन रखा है। आइए पढ़ते हैं। मैं भी ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ।
अब तुम क्या करोगी? देखिए, अब नायक अपना परिचय देते हुए कह रहा है कि वह ताम्रलिप्त का युवक है। गुप्त काल में बंगाल और उड़ीसा के मध्य एक बंदरगाह था जहाँ पे ताम्रलिप्त के लोग निवास करते थे। वहाँ से जो व्यापार होता था वह आयोजित किया जाता था, और यह भी गुप्त काल में उस स्थान का ही हमें वर्णन मिल रहा है, उसी ओर संकेत कर रहा है। मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। अदृष्ट मतलब भाग्य, अनिर्दिष्ट मतलब अनिश्चित। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थीं। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दैत्य भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल मतलब बिखरे हुए केश उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। यहाँ पे प्रसाद जी ने बुद्धगुप्त के हृदय में प्रेम के उदय का संकेत किया है। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, अब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। एक बात और ध्यान देने योग्य बच्चों, आज के समय में जिसे हम वियतनाम के नाम से जानते हैं, गुप्त काल में उसी स्थान को चंपा नगरी के नाम से जाना जाता था। बच्चों, यह काल्पनिक ऐतिहासिक कहानी कहाँ घटित हुई, इसको समझने के लिए मैं एक मानचित्र आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसमें भारत और वियतनाम की स्थिति को दर्शाया गया है। इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने आकाशदीप कहानी को 2 भागों में विभाजित किया है। यह कहानी का पहला भाग है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।